इस वीडियो में मैं आपको 3 डिस्टर्बिंग पिक्चर्स और उनके पीछे की बैक स्टोरी बताऊंगा। 20 मार्च 1980 को काफी बड़ी वोल्केनिक एक्टिविटी माउंट सेंट हेलन पे होना शुरू हो जाती है, जो कि वॉशिंगटन स्टेट के अंदर है। और इस माउंटेन की नॉर्थ वाली साइड हिलना शुरू हो जाती है और 27 मार्च तक इसमें से स्टीम भी निकलना शुरू हो जाती है, वही नॉर्थ वाली साइड पे। अप्रैल में साइंटिस्ट नोटिस करते हैं उसकी नॉर्थ साइड पर बहुत बड़ा उभार है, जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर बड़ा था और हर रोज तकरीबन 6 फीट ये पहाड़ी की ऊपर वाली साइड पर बढ़ता जा रहा था। बेसिकली ये नीचे से मैग्मा था जो ऊपर की तरफ आ रहा था और ये फटने के लिए तैयार था। शुरू में तो ये लोग ये सोचे थे कि ये जो मैग्मा का उभार बनता जा रहा है इसका कोई इतना मसला नहीं है जो लोगों ने बनाया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, छोटी सी इरप्शन हो जाएगी और सराउंडिंग के एरिया पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अथॉरिटीज ये सोच रही थी कि बात तो हम पे ही आनी है, अगर यहाँ पर इर्द गिर्द के लोगों को कुछ हुआ तो ये इस एरिया को इवैक्यूएट करना शुरू कर देते हैं और तकरीबन सारे ही लोग इस एरिया से निकल जाते हैं, सिवाय कुछ साइंटिस्ट, फोटोग्राफर्स और उन लोगों के जो अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते थे। एक बंदा जो इस एरिया से नहीं जाता उसका नाम था रॉबर्ट लैंड्सबर्ग। ये एक फोटोग्राफर था और ये हाइकिंग कर रहा था माउंट सेंट हेलन से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर। ये ऊपर जा रहा था कोई अच्छा स्पॉट देखने जिधर से माउंट सेंट हेलन की नॉर्थ साइड का अच्छा व्यू मिल सके। वो उस मैग्मा को देखना चाहता था जो उस पहाड़ी की नॉर्थ साइड से ऊपर निकल रहा था। फाइनली वो ऊपर जाता है, उसको बड़ा जबरदस्त स्पॉट मिलता है और वो पिक्चर्स बनाना शुरू कर देता है। जब रॉबर्ट इस पहाड़ी की तस्वीरें ले रहा था वहां पर 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से इस माउंट सेंट हेलन के नॉर्थ साइड का एरिया बिल्कुल लैंडस्लाइड होकर नीचे आ जाता है। ये इस एरिया में आने वाली सबसे बड़ी लैंडस्लाइड होती है। अब ये लैंडस्लाइड क्या करती है, ऊपर वाला सारा सख्त एरिया तो हटा देती है, तो जो नीचे से उबलता मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा था उसको जगह मिल जाती है फटने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मैसिव वोल्केनिक एक्सप्लोजन होता है जो कि 20 किलोमीटर ऊपर हवा में जाता है। इस मैसिव वर्टिकल ब्लास्ट के साथ एक हॉरिजॉन्टल ब्लास्ट भी होता है जो राइट साइड पे होता है और ये ब्लास्ट उसी डायरेक्शन में होता है जिधर दूर रॉबर्ट खड़ा होता है। और एशेस 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शूट होते हैं। जो भी इससे 30 किलोमीटर के रेडियस में होते हैं वो सारे मारे जाते हैं। उस टाइम रॉबर्ट को फौरन पता चल जाता है मैं नहीं बच सकता इस मैग्मा और एशेस की दीवार से जो मेरी तरफ आ रही है। तो उस टाइम वो डिसाइड करता है मैं इसकी जितनी पिक्चर्स ले सकता हूँ लूंगा और फिर मैं इस फिल्म को बचाने की कोशिश करूंगा। रॉबर्ट पिक्चर्स खींचना शुरू कर देता है इस वोल्केनिक मौत की दीवार की जो इसकी तरफ आ रही थी और फाइनल मोमेंट में वो इस कैमरे को बैग में डालता है, उसको अपने सीने से लगाता है और जमीन पर लेट जाता है। वो अपनी बॉडी से इस फिल्म को बचाने की कोशिश करता है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। इसके 17 दिन बाद रॉबर्ट की बॉडी मिलती है और वो ऊपर लेटकर उस फिल्म को बचा भी लेता है। तो ये लोग उन पिक्चर्स को डेवलप करते हैं जो इसने ली थी और वो बड़ी कमाल की हैं। ये कुछ फाइनल पिक्चर्स हैं जो रॉबर्ट ने ली थी इस वोल्केनो से मरने से पहले। 21 सितंबर 2014 को डॉर्श पटेल जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था, वो अपने 5 दोस्तों के साथ हाइकिंग पे निकला हुआ था न्यू जर्सी स्टेट पार्क में। जब वो एक स्पेसिफिक ट्रेल पर चढ़कर आगे बढ़ने ही लगते हैं तो सामने से एक लड़का और एक लड़की उनकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। ये सारे लड़के वहीं रुक जाते हैं और इन दोनों को देखने लग जाते हैं जो बड़ी उजड़ी हुई हालत में थे और डरे हुए भी थे। ये दोनों लड़का लड़की इनको बोलते हैं इस रास्ते से मत जाना, हम इसी रास्ते पर ही थे और पिछले 10 मिनट से एक ब्लैक बेयर हमारा पीछा कर रहा है, हमें नहीं पता वो किधर है, हम तो बस मुड़कर भाग गए हैं। तो हमारा मशवरा यही है तुम लोग इस रास्ते से मत जाओ, यहाँ से जाने का कोई फायदा नहीं है। तो डॉर्श और उसके दोस्त इस कपल का शुक्रिया अदा करते हैं। वो कहते हैं हम लोग इस रास्ते से ही जा रहे थे, अब हम नहीं जाएंगे। ये कपल फिर वहां से निकल जाता है। अब डॉर्श और उसके दोस्त बैठे होते हैं, कहते हैं अब हम क्या करें, हम लोग तो आए यही करने थे। फिर वो बैठे कहते हैं चलते हैं यार, कुछ नहीं होता, हम लोग 6 बंदे हैं और मुझे नहीं लगता बेयर 6 बंदों पर हमला करेगा, स्पेशली ब्लैक बेयर जो कि ज्यादातर बंदों पर अटैक ही नहीं करता। ऐसा करते हैं इस रास्ते से चलते हैं, अगर हमें बेयर दिखा तो हम लोग मुड़ जाएंगे वापस, अगर बेयर दिख भी गया तो उसकी अच्छी तस्वीरें ले लेंगे, चलो चलते हैं और आगे देखी जाएगी। फिर ये लोग इस रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और तकरीबन 10 मिनट बाद इन लोगों को वो बड़ा ब्लैक बेयर दिखाई भी देता है जो कि ट्रेल के बीच में बैठा था और वो तकरीबन इनसे 250 मीटर दूर होता है। वो भालू वहां पर सुकून से बैठा था लेकिन वो इस ग्रुप की तरफ देख जरूर रहा था। तो डॉर्श और उसके दोस्त वहां पर खड़े थे, उनको नहीं पता था क्या करें। फिर वो लोग वहां पर पिक्चर्स और वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। ये लोग उसके करीब नहीं जाते, बस दूर दूर से इस सिचुएशन को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये बेयर उस कपल को स्टॉक कर रहा था तो ये इनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर ये उस भालू की पिक्चर्स और वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं और वो भालू इनकी तरफ अब चलना शुरू कर देता
देता है। अभी वो 250 मीटर दूर है, उनको पता ये खतरनाक जानवर है, हमें इसके ज्यादा करीब नहीं रहना। तो अभी वो थोड़ा सेफ महसूस कर रहे थे। बेशक वो इनकी तरफ चल के आ रहा था, फिर ये भालू इनकी तरफ जॉग करता हुआ आ रहा था। इस पॉइंट पर लड़के अपना फोन जेब के अंदर डालते हैं और वापस हाइक करना शुरू कर देते हैं। तो इनमें से एक पीछे मुड़कर देखता है तो वो बेयर भागता हुआ आ रहा था इनकी तरफ। इस पॉइंट पर ये ग्रुप बिल्कुल ही पैनिक हो जाता है। ये लोग भी फुल स्पीड में भागना शुरू कर देते हैं अपनी गाड़ियों के पास। कोई भी दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा था, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। जैसे वो भागते हुए पीछे मुड़कर देख रहे थे, वो बेयर इनकी तरफ बस पहुंचने ही वाला था। तो तकरीबन 10 मिनट तक ये अपनी जान बचाने के लिए भागते रहते हैं और फाइनली पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं। वो पीछे मुड़ते हैं, भालू तो नहीं होता, लेकिन इनमें से एक हाइकर कम होता है। डॉर्श पटेल अभी भी कहीं जंगल में होता है। ये ग्रुप चीख कर डॉर्श को आवाजें दे रहा होता है। इनको पता था जाहिर है अंदर एक एग्रेसिव बेयर है जो इनकी तरफ भाग रहा था। इनको फिक्र हो रही थी कि उसने कहीं अटैक तो नहीं कर दिया इसको। तो ये फौरन 911 को कॉल कर देते हैं। पुलिस यहाँ पर आ जाती है, पार्क रेंजर्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो इस जंगल में जाते हैं डॉर्श और उस बेयर को ढूंढने। और बड़ी जल्दी वो इस बेयर को ढूंढ लेते हैं एक क्लियरिंग में। ये 130 किलो का भालू बड़े गुस्से में एक ढेरी के पास इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। ढेरी को देखकर पता नहीं चल रहा था कि ये क्या चीज है, बस ये भालू उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। तो ये 2 पार्क रेंजर्स उसके करीब जाते हैं, उनके पास गन्स होती हैं। तो ये भालू इनकी तरफ देखता है और ऐसे मूव करता है जैसे वो इनकी तरफ भाग रहा है। तो ये रेंजर्स उसको शूट करके मार देते हैं। बाद में इस बेयर की बॉडी को लैब में भेजते हैं और इसके पेट में डॉर्श पटेल होता है, उसको इस भालू ने मारकर खा लिया था। और वो ढेरी जिसके इर्द गिर्द भालू चक्कर लगा रहा था, वो डॉर्श के बचे कुचे टुकड़े थे जो इस भालू ने अभी नहीं खाए थे। जब डॉर्श पटेल के फोन को ये लोग रिकवर करते हैं, इन लोगों को उस पर अटैक होने से पहले आखिरी पिक्चर मिलती है। वो ये पिक्चर है। भालू ने फैसला कर लिया था, वो इंसान को मारेगा और खाएगा। व्लादिमीर कोमरोव एक सोवियत एस्ट्रोनॉट था जिसको 1967 में स्केड्यूल किया जाता है कि ये अर्थ का ऑर्बिट करेगा। ये पहली मैन फ्लाइट थी सोवियत के पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट की जिसका नाम था सोयुज। कोमरोव इस मिशन को अकेले फ्लाई करने वाला था। यहाँ पर एक बैकअप बंदे की भी जरूरत होती है, अगर किसी वजह से कोमरोव नहीं जा पा रहा तो वो जाएगा। और इसका बैकअप होता है यूरी गगैरिन जो कि कोमरोव का बेस्ट फ्रेंड होता है। ये मिशन सोवियत यूनियन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, खास तौर पर पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से, क्योंकि उस वक्त कंट्रीज के दरमियान स्पेस रेस चल रही थी कि कौन स्पेस में पहले जाता है। खैर जो भी था, अब सबसे ज्यादा प्रेशर कोमरोव के ऊपर होता है कि उसको ये मिशन सक्सेसफुल करना है। तो कोमरोव और उसका बैकअप यूरी, इनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन इस मिशन का फेल पॉइंट ना ही कोमरोव होने वाला था ना ही गगैरिन, अगर किसी वजह से वो कोमरोव की जगह जाता, बल्कि फेल पॉइंट होने वाला था इनका ये स्पेसक्राफ्ट। गगैरिन और इंजीनियर्स का ग्रुप फुल इंस्पेक्शन करते हैं स्पेसक्राफ्ट की। इनको 203 स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स मिलते हैं इसके अंदर और ये रिकमेंड करते हैं इस मिशन को पोस्टपोन कर दें। लेकिन उनकी ये रिकमेंडेशन इग्नोर कर दी जाती है क्योंकि ये मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था सोवियत यूनियन के लिए पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से, कि वो अपने एस्ट्रोनॉट को रिस्क करने को तैयार थे कि ये मिशन बस हो किसी तरह। जब कोमरोव को इन स्ट्रक्चरल इश्यूज के बारे में पता चलता है और इस बारे में जो पावर में लोग हैं वो सुन ही नहीं रहे इस बात को, वो कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, ये मिशन किसी भी कीमत पर होगा। उसको बहुत धचका लगता है इस बात से। वो केजीबी एजेंट्स को बोलता है मैं इस मिशन में कंफर्म मरूंगा। बाद में केजीबी एजेंट इससे पूछता है तुमने मना क्यों नहीं कर दिया इस मिशन के बारे में। कोमरोव कहता है अगर मैंने इस मिशन के बारे में रिफ्यूज कर दिया, मिशन तो वैसे भी होना है, तो वो मेरी जगह मेरे बेस्ट फ्रेंड को भेज देंगे, फिर वो मर जाएगा, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। गगैरिन कोमरोव की मिन्नतें करता है कि स्विच कर लो ये रोल और अपनी जगह मुझे जाने दो। कोमरोव कहता है नहीं, मुझे ये मिशन मिला है इसलिए मैं ही जाऊंगा, तुम यहीं रुकोगे। अब जो कोमरोव ने किया था वो बड़ा लेजेंडरी था। वो कहता है अगर मैं इस मिशन के दौरान मर गया तो मेरा फ्यूनरल ओपन कास्केट होगा, मतलब कॉफिन का दरवाजा खुला रहेगा, क्योंकि उसको पता था उसने जब वापस अर्थ में आना है तो उसका स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो जाएगा और वो चाहता था सोवियत लीडरशिप देखे कि उन्होंने क्या किया है। फिर लॉन्च डेट वाले दिन कोमरोव सोयुज में बैठता है, ये टेक ऑफ करता है और मसले फौरन ही होना शुरू हो जाते हैं। इसमें बहुत थोड़ी सी पावर थी, कम्युनिकेशन ग्राउंड के साथ भी बहुत लिमिटेड था और क्राफ्ट खुद अनकंट्रोलेबली स्पिन करता जा रहा था। अब ये सब देखकर अभी से इतने मसले शुरू हो गए हैं। सोवियत लीडरशिप कोमरोव को ऑर्डर देती है दफा करो मिशन, वापस अर्थ में आओ। तकरीबन 5 घंटे तक कोमरोव अर्थ का चक्कर लगाता रहता है और कोशिश करता रहता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर होने की, क्योंकि उसकी शिप इतने सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के साथ काम ही नहीं कर रही थी। तकरीबन 18 दफा ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने की कोशिश करता है लेकिन हर बार फेल हो जाता है। और इसी दौरान अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन
कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लेती है जो हाई रैंकिंग सोवियत लीडर्स और कामराव के दरमियान हो रही थी। ग्राउंड पे लीडर्स रो रहे थे, उससे माफिया मांग रहे थे, उसको काम करने के लिए उसको बोल रहे थे तुम हीरो हो हमारे। उसकी बीवी को बुला लेते हैं, उसकी बीवी कामराव से बात करती है, कामराव उसको बताता है बच्चों के साथ क्या करना है, प्रॉपर्टीज के साथ क्या करना है। वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उसका क्राफ्ट फारिग हो जाता है और हर किसी को ये बात पता थी। जब ये कॉल कटती है, कामराव अपनी 19वीं अटेम्प्ट में अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर कर जाता है, जिसमें हर कोई हैरान हो रहा था उसने ये कर लिया है, लेकिन उसका पैराशूट फेल हो जाता है। जब कामराव मौत के मुंह की तरफ बढ़ रहा था, वो रेडियो पे सोवियत लीडरशिप पे लानत भेजता है, जिन्होंने जानकर इसको इस फारिग शिप में बिठाया था। तो 24 अप्रैल को तकरीबन सुबह 7 बजे कामराव का क्राफ्ट सीधा जमीन से आकर टकराता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। लेकिन जब वो इसको खोलते हैं, उनको पता चल जाता है इसके साथ क्या हुआ था। वो जमीन पर टकराने से नहीं मरा था, बल्कि वो जिंदा जला था इस कैप्सूल के अंदर जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से नीचे आ रहा था। तो जो कुछ उसका बचा था वो थी जली हुई अजीब सी ढेरी। अब क्योंकि कामराव ने बोला था उसका फ्यूनरल ओपन कास्केट होगा, स्पेसिफिकली सोवियत लीडरशिप को दिखाने के लिए कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, तो इन्हें इसकी ओपन कास्केट फ्यूनरल करनी पड़ती है, जिसमें उसके ये जले हुए रिमेन्स थे। ये असल पिक्चर है कामराव के फ्यूनरल की, और ये जो लीडर्स खड़े हैं इन्होंने ही कामराव को उस स्पेसशिप में डाला था, और अब ये उसके ओपन कास्केट फ्यूनरल को देख रहे हैं। इसके अलावा 2 और पिक्चर्स हैं, उनके पीछे भी बहुत ही खौफनाक स्टोरी है। उन पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।